और मैं इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप फटाक से समझ जाओगे। फतेहपुर सीकरी में मुगल राजा अकबर ने बनवाया था 1602 के आसपास। ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि ट्रेन की सही पोजीशन जानने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया है? इसरो ने बनाया। दिलवाड़ा मंदिर है जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। ज्यादा से ज्यादा एलईडी बल्बों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अर्थशास्त्र ये एक किताब थी जो कि हमारे कौटिल्य ने लिखी थी। दूसरा नाम इनका चाणक्य था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। यहां पर पूछ रहा है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कुछ महिलाओं का ग्रुप एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक चेन बना के डांस को परफॉर्म करते हैं। आंध्र प्रदेश सीएम के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारे वाईएस जगन मोहन रेड्डी। हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। एओ होम्स ने की थी बंबई में। इंटरनेशनल अर्थ डे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? वो हमारे एडमिरल करमवीर सिंह है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम में, मानस नेशनल पार्क भी असम में है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जैसे कि फेमस मॉन्यूमेंट्स, फेमस टेंपल्स, इंपोर्टेंट योजनाएं, इंपोर्टेंट बुक्स, अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट, फुल फॉर्म, इंपोर्टेंट स्टेट एंड सीएम्स, कंप्यूटर की कुछ इंपोर्टेंट फुल फॉर्म, फोक डांसेस, हेडक्वार्टर एंड उनकी स्थापना कब हुई थी, इंपोर्टेंट डेट्स, आंदोलन और घटनाएं बात करेंगे। साथ ही आर्म फोर्सेस के चीफ के बारे में बात करेंगे। नेशनल पार्क्स देखेंगे, कंट्री कैपिटल कंट्री पार्लियामेंट्स के बारे में देखेंगे, बुक्स एंड ऑथर 2020 फेस्टिवल्स देखेंगे, अवार्ड्स देखेंगे, पीएच वैल्यू, सोलर सिस्टम और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं आपके लिए सुपर फास्ट मैराथन, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप उन सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स और हाईएस्ट रेटेड टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे रिलेटेड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत ही डीप तरीके से एनालाइज करके ये मैराथन में लेकर आया हूं। आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और स्पेशली जो एनटीपीसी का फेज सेकंड, फेज थर्ड, फिर फेज 4 एग्जाम होने वाला है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। बाकी जितने भी आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या फिर अदर डिपार्टमेंट के एग्जाम होंगे, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए। जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे आपको प्रॉपर नोट करते हुए चलना है। केवल इंपोर्टेंट चीजों को ही नोट करो, जो आप याद नहीं रख सकते उनको ही नोट करो। जो चीज आपने पहले पढ़ी होंगी उनको नोट मत करिएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। तेजी थोड़ा होने वाला है, मुझे नहीं पता वीडियो कितना लेंथी होगा, लेकिन इतना कह सकता हूं एकदम इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट रहने वाला है। एक ही वीडियो में आज आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी टॉपिक्स नोट करके रखे हुए कि पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। पहले उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी फेज 2 वालों को कहना चाहूंगा, एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, ये वाला। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो देखिए, उसमें मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किए हैं। उन सभी टॉपिक्स को अब यहां पर डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। आज पहली बार कहूंगा, वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज वीडियो बनाने से पहले ही बोल रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा मॉन्यूमेंट्स, यानी कि भारत की इमारतें जितनी भी पॉपुलर है। मॉन्यूमेंट्स के अंदर काफी सारी इमारतें हमारी आ रही थी, जैसे कि कुतुब मीनार भी आता है, लाल किला भी आता है, आगरे का किला भी आता है। लेकिन बेसिक है, सब लोग जानते हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे और जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। तो हमारी पहली मॉन्यूमेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट, सांची का स्तूप। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायसेन, ये वहां पर स्थित है। जो सांची का स्तूप है ये मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही पॉपुलर राजा था, आप जानते होंगे, अशोक, उसने बनवाया था। सांची का स्तूप कंप्लीटली बौद्ध धर्म से रिलेट करता है, क्योंकि ये इसलिए बनवाया गया था, जो भगवान बुद्ध के अवशेषों को संभाल के रखने के लिए सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, आपने डेफिनेटली बॉलीवुड मूवीज में देखी होगी। ये जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ये एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसको पहले विक्टोरिया के नाम से जाना जाता था। ये 1877 के आसपास बनवाया था अंग्रेजों ने ही। अब इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगर आपने शाहरुख खान वाली रावण पिक्चर देखी होगी तो डेफिनेटली आपने देखा होगा। ये कहां पर है? मुंबई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है हमारी इंपोर्टेंट, बड़ा इमाम बाड़ा। ये हमारा कहां पर स्थित है? लखनऊ में है। इसकी खास बात यह कि इसमें एक बहुत बड़ी विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया है, जिसके अंदर अगर बिना परमिशन के जाया जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है? लखनऊ में। थर्ड है बीबी का मकबरा, एग्जाम में अभी पूछा गया था एनटीपीसी के फेज 1 में। ये कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी खास बात यह है कि ये ताजमहल के जैसा दिखाई देता है और इसको दूसरा ताजमहल भी बोला जाता है या फिर दक्षिण का ताजमहल भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ये भी किसी मुगल राजा ने अपनी मां की याद में बनवाया था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं, डेफिनेटली कई बार सुना होगा, कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये पड़ती है, जो कि बौद्ध धर्म से ही रिलेट करती है। नेक्स्ट है हमारी एलिफेंटा की गुफाएं, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, तो उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर ये हमारी एलिफेंटा की गुफाएं पड़ती हैं। ये शिव जी से रिलेटेड है, ठीक है, भगवान शिव से रिलेटेड है, फिर भगवान शिव को ये समर्पित है। नेक्स्ट है हमारा विजय स्तंभ, ये दिखाई दे रहा है ऐसा विजय स्तंभ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये राणा कुंभा ने बनाया था, मोहम्मद गजनी से वो जीता था, उसकी खुशी में इसने बनाया था। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, हिस्ट्री में डेफिनेटली कई बार सुना होगा, ये कहां पर है? बिहार के पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है बिहार का, जिसका नाम है नालंदा, तो उसी जिले में स्थित है। बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, बाहर से लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे, लगभग 9000 के आसपास लोग स्टूडेंट इसमें रह सकते थे, इसमें इतने स्टूडेंट की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा, डेफिनेटली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बुलंद का मतलब ऊंचा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है भारत के अंदर। कहां पर है? आगरा में। आगरा से दूर 43 किलोमीटर दूर, 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी पड़ता है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था? मुगल राजा अकबर ने बनवाया था, 1602 के आसपास बनवाया था। क्यों बनवाया था? गुजरात के ऊपर जीत हासिल करने की खुशी में ये अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट है चार मीनार। चार मीनार आपने अगर साउथ इंडिया की मूवीज देखी होंगी तो डेफिनेटली ये इमेज देखी होगी। ये हमारा पड़ता है तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, तो चार मीनार हैदराबाद में पड़ता है। तो हैदराबाद जो जाना जाता है वो चार मीनार के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया मेमोरियल। ये कहां पर पड़ता है? विक्टोरिया मेमोरियल पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में। विक्टोरिया जो थी महारानी थी, उनके 25 साल का कार्यकाल भारत के अंदर हो चुका था, उसकी खुशी में विक्टोरिया पैलेस बनाया गया था। अब इसको विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग हर साल इसको देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं का मकबरा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हुमायूं मुगल राजा था, अकबर जो बादशाह था उनके पिता थे। तो दिल्ली में पुराने किले के पास निजामुद्दीन जो पड़ता है वहां पर हुमायूं का मकबरा है। अकबर की जो माता थी, ठीक है, या फिर हुमायूं की जो बेगम थी, अकबर के कार्यकाल में उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली के निजामुद्दीन में। नेक्स्ट है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा जिक्र किया था। ऐसा दिखाई देता है, ये हमारा पड़ता है मुंबई में, ठीक है, ये देखिए मुंबई में समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा हवा महल। हवा महल के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि हवादार है काफी। तो ये हवा महल है हमारा जयपुर, राजस्थान के अंदर जयपुर। लगभग 900 से ज्यादा इसमें खिड़कियां ही हैं। नेक्स्ट है, शायद ये लास्ट था, जामा मस्जिद। हाँ, ये लास्ट है मोन्यूमेंट का। जामा मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। मानी क्या जाती है? ये दिल्ली के लाल किले से कुछ ही दूरी में, लाल किले के पास आप कह सकते हैं, जामा मस्जिद पड़ती है। जामा मस्जिद की खास बात यह कि इसमें एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इतनी बड़ी ये मस्जिद है। क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला टॉपिक मोन्यूमेंट। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है इंपोर्टेंट टेंपल्स। आपने देखा होगा एनटीपीसी के फेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबरीमाला मंदिर कहां पर है, ये मंदिर कहां पर है, वो मंदिर कहां पर है। तो जितने भी पॉपुलर मंदिर है एक बार उनको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस टेंपल के बारे में बात करते हैं, जिससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है, दिलवाड़ा मंदिर। फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर है, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म के जो 5 तीर्थकर थे उनको समर्पित किया गया। इसके अंदर 5 और मंदिर है, जैसे कि हमारे ऋषभ देव थे, महावीर जैन थे, साथ ही परशुनाथ थे, 2 और तीर्थकर थे, उनको ये समर्पित है। ठीक है, काफी बड़ा धार्मिक स्थल ये माना जाता है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है? राजस्थान के सिरोही जिले, राजस्थान में सिरोही जिला पड़ता है, उसके माउंट आबू में है। ठीक है, राजस्थान के
के सिरोही जिले में माउंट आबू है, वहां पर हमारा दिलवाड़ा मंदिर पड़ता है जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। याद रखिएगा ये जो आप स्क्रीन पर मंदिर देख रहे हैं डेफिनेटली साउथ इंडियन मूवीज में आपने देखा होगा। इस मंदिर का नाम है मीनाक्षी मंदिर। ये कहां पर है? ये हमारा तमिलनाडु मुंदेरे, एक नदी है तमिलनाडु के अंदर मुंदेरे, ये मंदिर वहां पर पड़ता है। जो मीनाक्षी टेंपल है ये हमारा जो पार्वती मां, देवी पार्वती, उनसे रिलेटेड ये मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बद्रीनाथ मंदिर। अक्सर आपने मूवीज में इसके बारे में सुना होगा। काफी बड़ा धार्मिक स्थल ये माना जाता है। सुना जाता है कि यहां पर सभी मांगे पूरी हो जाती है। ये कहां पर है? जो हमारा बद्रीनाथ मंदिर है वो राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर है। देखिए बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है हमारा श्री जगन्नाथपुरी मंदिर। ये जो मंदिर है ये हमारा उड़ीसा में एक जगह पड़ती है पुरी, वहां पर यह नाम से ही पता चल रहा है श्री जगन्नाथपुरी मंदिर। ठीक है, ये पुरी में ही पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ये मंदिर जगन्नाथ भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट है हमारा सोमनाथ मंदिर। इतिहास में कई बार आपने सुना होगा, इसको बहुत बार लूटा गया है। भारत का खजाना इस मंदिर को माना जाता था। यह हमारा गुजरात के अंदर जो महमूद गजनवी था उसने इस मंदिर के अंदर भयंकर लूटपाट की थी। साथ ही जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी उसने भी इस मंदिर के ऊपर काफी तगड़ी लूटपाट की थी। औरंगजेब ने भी इस मंदिर के ऊपर टोटल 17 बार हमले हो चुके हैं और भयंकर लूटपाट हो चुकी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 1951 में इसको दोबारा निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाकालेश्वर मंदिर कहां पर है? हमारा उज्जैन में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सिद्धि विनायक मंदिर। आपने बॉलीवुड मूवीज में अक्सर सिद्धि विनायक मंदिर का नाम सुना होगा। तो सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में पड़ता है। बहुत बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है। यहां पर भी यह सुना जाता है कि अगर कोई कुछ मन्नत मांग रहा है तो उसकी मन्नत जल्दी पूरी हो जाती है। तो सिद्धि विनायक मंदिर हमारा मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा बिड़ला मंदिर। ये जो मंदिर है हमारा ये राजस्थान के जयपुर के अंदर पड़ता है। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा अयप्पा मंदिर। ये एनटीपीसी के पहले दिन पहली शिफ्ट में पूछा गया था। अयप्पा मंदिर सबरीमाला मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि ये सबरीमाला में ही पड़ता है। सबरीमाला कहां पर पड़ता है? हमारा केरल के अंदर पड़ता है। तो याद रखिएगा अयप्पा मंदिर इसका नाम है, सबरीमाला के केरल में पड़ता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबरीमाला मंदिर कहां पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। या फिर सबरीमाला का दूसरा नाम क्या है? अयप्पा मंदिर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा लिंगराज मंदिर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इतिहास में काफी जिक्र होता है इसका। तो यह हमारा कहां पर पड़ता है? भुवनेश्वर में पड़ता है। भुवनेश्वर हमारी उड़ीसा की राजधानी है। तो याद रखिएगा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर। यह हमारा बोध गया में पड़ता है। डेफिनेटली बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और जो बौद्ध भगवान बुद्ध है वो शिव का जो सबसे नजदीक का रूप माना जाते हैं, तो इसलिए शिव से भी रिलेट करता है और साथ ही भगवान बुद्ध से तो ज्यादा रिलेट करता है। बिहार के अंदर बोध गया पड़ता है। तो महाबोधिक मंदिर कहां पर है? बोध गया में। तो देखिए जितने मंदिर के नाम है ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड उनके नाम देखिए, जैसे कि बोधित मंदिर तो डेफिनेटली कहां पर होगा? बोध गया। ऐसे आप इनको लर्न कर सकते हैं। लर्न करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन यह करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट है शायद लास्ट है कामाख्या मंदिर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था शायद। ये हमारा गुवाहाटी में पड़ता है। गुवाहाटी हमारा असम में पड़ता है। तो याद रखिएगा कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में पड़ता है। तो ये था हमारा लास्ट वाला। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको कुछ योजनाएं दिखाऊंगा, उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी योजना किसने बनाई थी और कौन सी योजना का मकसद क्या है, इसका काम क्या है। एग्जाम में हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन योजना से रिलेटेड बनता है। तो सेंट्रल लेवल की सभी योजना आपके सामने रखता हूं। देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाओं को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप फटाक से समझ जाओगे। कुछ भी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे प्लीज उसको नोट करते हुए जरूर चलेगा। तो चलिए फर्स्ट योजना से बात करते हैं। पहली हमारी इंपोर्टेंट योजना है अटल पेंशन योजना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये योजना क्यों बनाई गई? फ्रेंड जितने भी हमारे 18 से 40 के बीच के लोग हैं और वो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनका अगर गवर्नमेंट बैंक में खाता है तो उनको एक पेंशन कवर दिया जाएगा, जिसके बाद वो 60 साल की उम्र होने के बाद उनको 1000 से 5000 रुपए तक की पेंशन मिलने लगेगी। 60 साल की उम्र के बाद मिलने लगेगी। तो ये अटल पेंशन योजना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। पहले ही दिन एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया। फ्रेंड्स ये योजना क्या है? ये योजना है फ्रेंड्स, जब भी कोई बेटी पैदा होती है उसके पैदा होने के 10 साल बाद किसी भी डाकघर में या फिर सरकारी बैंक में उसके लिए खाता खोला जा सकता है। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत किया जाएगा, ताकि बेटी के खिलाफ जो दृष्टिकोण है लोगों का वो संवर सके। ठीक है, ये खाता खोला जाएगा 10 साल की उम्र के बाद किसी भी सरकारी बैंक या फिर किसी भी डाकघर में। नेक्स्ट है हमारा गगन परियोजना। फ्रेंड्स ये ट्रेन से जुड़ा है। ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि ट्रेन की सही पोजीशन जानने के लिए बनाया गया है। किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरीके का जीपीएस सिस्टम है, पता चलेगा कि ट्रेन किस पोजीशन पे है, कहां पर है। नेक्स्ट है हमारा हृदय योजना। नाम से आपको पता चल रहा होगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंटेशन योजना। फ्रेंड्स इस योजना का मकसद यह है कि जितने भी हमारी विरासत सिटी है, यानी कि जितनी भी ऐसी सिटी है जहां पर विजिटर्स काफी आते हैं, जैसे कि गुजरात है जहां पर कुछ बड़ी मॉन्यूमेंट्स है, उनको थोड़ा स्मार्ट करना, उनको विकास में बढ़ावा देना, उन सिटी का विकास करना। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, उन सिटी का नवीनीकरण करना, ठीक है, उनमें सुधार लाना, इसलिए हृदय योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य यह है कि 18 से 70 साल के बीच के उम्र के जो लोग हैं उनको 12 रुपए वार्षिक शुल्क में एक बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा 2 लाख रुपए का। जैसे नाम से आपको पता चल होगा, सुरक्षा बीमा योजना, 18 से 70 साल जो खाताधारक लोग हैं। नेक्स्ट है हमारे सागरमाला परियोजना। नाम से देखिए सागरमाला, इसका मतलब है जितने भी हमारे बंदरगाह हैं भारत के, उनका विकास करना, उनका नवीनीकरण करना और साथ ही उनमें आधुनिकीकरण करना, यानी कि उनको इंप्रूवाइज करना, उनको थोड़ा एडवांस बनाना, और जो बंदरगाह तक सामान का लेन देन है जाया जाता है उसमें और तीव्रता लाना, थोड़ी तेजी लाना। ठीक है, बंदरगाहों के सुधार में और भी ज्यादा भारत के अंदर बंदरगाह बनाए जाए, उसके लिए बजट पास किया गया था और उसको सागरमाला परियोजना का नाम दिया गया। 25 मार्च 2015 को ये शुरू की गई। नेक्स्ट है हमारी मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षा व शिक्षा मिशन। ये एक मिशन चलाया गया था। ये देश को कुशल यानी कि स्किलफुल, काफी स्मार्ट, काफी मतलब इंटेलिजेंट टीचर प्रोवाइड करना। ठीक है, टीचर्स को, शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर तैयार करना ताकि वो छात्रों को अच्छे से पढ़ा सके। तो अच्छे शिक्षक देश को देना। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देकर स्किलफुल टीचर तैयार करना इस मिशन का मकसद है। नेक्स्ट हमारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। फ्रेंड्स नाम से आपको पता चल रहा होगा, स्टार्टअप मतलब अगर कोई भी आप या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्टअप बोला जाता है। तो इस योजना का मकसद यही था केंद्र सरकार का कि युवाओं के अंदर बिजनेस के प्रति रुचि जगाना, कि हाँ नव युवा है, बिजनेस करो, उनको प्रॉपर लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाए और मतलब बिजनेस के प्रति उनको जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आपने डेफिनेटली PMKVY के बारे में सुना होगा। इसका मकसद यह है कि भारत के अंदर कुल 24,000 स्टूडेंट्स को या फिर युवकों को जो स्किलफुल है, समझदार है, टैलेंटेड है, उनको फ्री में स्किल प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको तैयार करना, ट्रेन करना अच्छा रोजगार के लिए। ठीक है, अच्छी पोस्ट के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, रोजगार देने के लिए उनको और भी ज्यादा ट्रेन किया जाए। जैसे कि आपने सुना होगा, इस योजना के तहत कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के डिप्लोमा वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम। यह बनाया गया है, इसके थ्रू बढ़ावा देना, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, भारत की ही टेक्नोलॉजी को, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट की जाती है टेक्नोलॉजी, तो भारत के अंदर ही टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, साथ ही डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज किया जाए। तो इसका लोगो ये है, मेक इन इंडिया, एक डिजिटल टाइप का आपको शेर दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मकसद यही था। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का मकसद ये है कि भारत के अंदर सभी परिवारों को बैंक की सुविधा उपलब्ध कराना। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना आपने सुना होगा, काफी लोग कहते हैं कि मेरे पास जन धन योजना वाला खाता है। ठीक है, तो सभी के खाते खोले गए थे। इस योजना के तहत सभी को बैंक की सुविधाओं से जोड़ा गया था और इस योजना ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया था। पहले ही दिन इस योजना के 1.8 करोड़ लोगों का खाता खोला गया था और गिनीज में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जारी हुआ था। ठीक है, तो इस योजना का मकसद ये था। ये देखिए लगा हुआ है गिनीज सर्टिफिकेट।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस योजना का मकसद यह है कि 2022 तक सब लोगों तक, जितने भी गरीब लोग हैं उन तक घर पहुंचाया जाए, उनको आवास दिया जाए, घर दिया जाए। साथ ही 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य इस योजना का है। नाम ही पता चल रहा है आवास योजना, ठीक है, जो ग्रामीण घर हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। 28 जुलाई 2014 को शुरू किया गया। नाम से पता चल रहा होगा, गाय है यहाँ पर, यानी कि जो स्वदेशी गाय हैं, काऊ है, ठीक है, उनका संरक्षण के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए यह मिशन बनाया गया था। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यह योजना इसलिए बनाई थी, आपको पता है गंगा काफी गंदी हो गई है, ठीक है, पोल्यूशन उसके अंदर है, तो उसको साफ स्वच्छ बनाने के लिए ये योजना चलाई गई। लगभग इसमें 20,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था कि गंगा नदी को एकदम साफ स्वच्छ बनाना है। नमामि गंगे योजना के तहत 13 मई 2015 को यह शुरू की गई थी। नेक्स्ट है हमारी स्मार्ट सिटी मिशन। 25 जून 2015 को ये शुरू किया गया था, जिसमें 100 सिटीज को, भारत की 100 शहरों को चुना गया था कि इन सभी शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पर लेकर आई जाएगी, ठीक है, एकदम एडवांस शहर, एकदम स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो 100 शहरों को दिया गया था और लगभग बहुत बड़ा एक बजट पास किया गया था। मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, लगभग 48,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उन 100 शहरों को। प्रकाश पथ योजना 5 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। यहां पर जो एलईडी बल्ब स्टार्ट हुए थे 5 जनवरी 2015 से ही, आज जो एलईडी बल्ब का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं से ही इंप्रोवाइज हुआ था। इस योजना का मकसद यह था कि ज्यादा से ज्यादा एलईडी बल्बों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, साथ ही लोगों को जागरूक किया जाए, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही जो स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं वहां पर भी एलईडी बल्बों का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट हमारा डिजिटल लॉकर योजना। ये लास्ट एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ये है क्या फ्रेंड्स? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई थी। जैसे कि आजकल आप बाइक या फिर कार वगैरह में चलते हो तो आपको अपनी सभी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, आरसी वगैरह हो गई या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, साथ लेकर चलने पड़ते। लेकिन इस डिजिटल लॉकर को डिजी लॉकर के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत या फिर इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वहां पर ये सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाते हैं और आप उसको देख सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई रोके तो आप अपने मोबाइल में उन सभी डॉक्यूमेंट को रख सकते हो और दिखा सकते हो। आपको अपने साथ लेकर घूमने की, डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी की। तो फ्रेंड्स ये हमारी सभी इंपोर्टेंट योजना थी। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझोगे वीडियो को दोबारा से करिए योजनाओं के ऊपर और एक बार फिर से देखिएगा। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। बिना कट के इतनी सारी याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जीएस मुझे कुछ ज्यादा ही प्यारी है, इसी वजह से मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट बुक्स। जितनी भी बुक्स हमारी रही हैं मोस्ट पॉपुलर, उनको इस वीडियो में यानी कि आगे डिस्कस करने वाली हैं। तो चलिए मैं यहां पर लगाता हूं वो पीपीटी। फ्रेंड्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सभी इंपोर्टेंट बुक्स को ही कवर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कहां से बनता है। और शायद ये वाला वीडियो मैं आपको कहीं पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, या फिर स्टडी बाय सेल्फ के ऊपर या वे टू सक्सेस के ऊपर ही। तो चलिए एक बार फटाफट लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको कुछ भी अनदेखा है फिर कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो फ्रेंड्स पहली बुक यहां पर देख रहे हैं, साथ ही ये उसके लेखक रहेंगे, इधर बुक है और इधर लेखक रहेंगे, बुक का नाम और यहां पर नाम है। ध्यान से देखिएगा। पहली बुक है हमारी रत्नावली, जिसके लेखक या फिर रचना करता है हमारे हर्षवर्धन। राजा थे इतिहास के, बहुत बड़े प्राचीन भारत के इतिहास के राजा थे, आप लोग जानते होंगे। जो हर्षवर्धन थे इन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी। रत्नावली एक प्रियदर्शनी का थी, साथ ही एक नागानंद थी, जिसमें से सबसे पॉपुलर रत्नावली हुई थी, हर्षवर्धन ने लिखी। नेक्स्ट आती है हमारी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये एक किताब थी जो कि हमारे कौटिल्य ने लिखी थी। दूसरा नाम इनका चाणक्य था, जो कि मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े मंत्री थे और एक ज्ञानी भी थे। नेक्स्ट है हमारा ब्रोकन विंग। ये एक किताब है जो कि जाने माने लेखक भी आप इन्हें कह सकते हैं, बहुत बड़ी हस्ती सरोजनी नायडू ने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट है हमारी दास कैपिटल। इंग्लिश की किताब है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। कार्ल मैक्स इसके लेखक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरीके के दिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत पॉपुलर बुक है, हमेशा पूछी जाती, हमेशा एग्जाम में हिंदी में पूछ ले जाता है कि भारत की खोज। ये हमारी लिखी थी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारी गीत गोविंद, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है। ये लिखी थी जयदेव ने। देखिए बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े कवि थे, रचनाकार थे। नेक्स्ट है हमारी
गीतांजलि, इसके बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे। गीतांजलि लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसने हमारा नेशनल एंथम दिया है। नेक्स्ट है हैमलेट, ये बड़ी पॉपुलर नाटक था ये एक, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर ने 4-5 बड़ी पॉपुलर बुक लिखी थी, जो कि आगे डेफिनेटली आएंगे। नेक्स्ट है हमारी हर्ष चरित्र, जैसे कि नाम है वो बाण भट्ट ने लिखी थी। हर्ष चरित्र हर्ष के ऊपर ही लिखी गई थी। हर्षवर्धन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर्षवर्धन के एक बाण भट्ट कवि थे, उनके राज्य में कवि थे बाण भट्ट, उन्होंने हर्षचरित लिखी थी हर्ष की लाइफ के ऊपर ही, हर्षवर्धन की लाइफ के ऊपर। एक थे हमारी कदामरी, ये भी बाण भट्ट ने लिखी थी, जो कि हमारे हर्षवर्धन के राज कवि थे बाण भट्ट। याद रखिएगा, बाण भट्ट ने कदामरी। नेक्स्ट है हमारी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ने लिखी थी। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है हमारी इंडियन विंग्स फ्रीडम, काफी इंपोर्टेंट बुक है, काफी बार बता चुका हूं। ये हमारी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी, बड़ी पॉपुलर बुक है, और ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जहां तक मैं अगर सही बोल रहा हूं, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट, बहुत बड़ा नाटक है, काफी फिल्म भी इसके ऊपर हॉलीवुड की बन चुकी है। ये हमारी चार्ल्स डिकन ने लिखी थी। चार्ल्स डिकन ने भी 2-3 पॉपुलर बुक लिखी है, आगे आएगी, लेकिन ये सबसे पॉपुलर है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पूछी जाती है, चार्ल्स डिकन ने ही इसको लिखा था। नेक्स्ट है हमारी ओथेलो, बहुत पॉपुलर नाटक है, मूवीज भी बन चुकी है, वेब सीरीज भी इसके ऊपर बन चुकी है, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारी पंचतंत्रा, ये किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारी पोस्ट ऑफिस, बड़ी पॉपुलर बुक है, ये हमारी लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है हमारी रामचरितमानस, इसके बारे में कौन नहीं जानता होगा, ये तुलसीदास जी ने लिखी, जो महान कवि थे, और इनके दिमाग के तो चर्चे आपने डेफिनेटली कहीं न कहीं कहानियों में सुने ही होंगे। रोमियो जूलियट एक किताब लिखी गई थी, एक नाटक है, बहुत बड़ा ड्रामा ओपेरा इसके ऊपर होते हैं बाहर विदेशों में, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, बॉलीवुड में भी इसके ऊपर मूवीज शायद बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि यार मैं कहां से बुक लेकर आ रहा हूं, पता नहीं एग्जाम में पूछी भी जाएगी। फ्रेंड्स, मेहनत जबरदस्त की है इस प्रेजेंटेशन के ऊपर, आंखें आप मेरी देख रहे होंगे, सर में अब भी दर्द है, लेकिन फ्रेंड्स चीजों को एनालाइज किया यार, मेहनत की है। पता है आपको किताबी कीड़ा थोड़ा सा हूं, लेकिन देखते हैं यार क्या इसका जबरदस्त रेस्पॉन्स निकल के आता है आपकी तरफ से। एक है सत्य प्रकाश, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। मैंने भी ये बुक पढ़ी है, आधी पढ़ी है, बाकी आधी मैं पढ़ने वाला हूं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, थोड़ी हिंदी में मेरे पास है, वो समझ नहीं आ पा रही है, शुद्ध हिंदी है, थोड़ी संस्कृत मिक्सचर के साथ। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती किसके गुरु थे? विवेकानंद के। नेक्स्ट है हमारी शाहनामा, याद रखिएगा, द शाहनामा ऑफ फिरदौसी, ये हमारे फिरदौसी नहीं लिखी, ये शायद इराक के थे जिन्होंने शाहनामा लिखी थी। नेक्स्ट है हमारी शकुंतला, इसके बारे में जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है, कालिदास ने लिखी थी, कवि कालिदास, इनकी बुद्धि के चर्चे आपने सुने होंगे। अ टेल्स ऑफ टू सिटीज, ठीक है, ये हमारी चार्ल्स डिकन ने लिखी, मैंने आपको बोला ना चार्ल्स डिकन ने 3-4 बुक लिखी है, द टेल्स ऑफ टू सिटीज, ये है। तो एक है हमारी 3 मस्किटियर्स, बहुत पॉपुलर नाटक, मूवीज इसके ऊपर बन चुकी है, ये हमारी अलेक्जेंडर ड्यूमस ने लिखी थी। नेक्स्ट है हमारी वेक अप इंडिया, ये हमारी लिखी थी एनी बेसेंट ने, ठीक है, जो भारत की आखिरी शायद वायसराय थी, और मतलब आजाद भारत की जब हो चुका था तब पहली थी। नेक्स्ट है हमारी 1947 की मैं बात कर रहा हूं, 3 जून 1947, वॉर एंड पीस, ये लियो टोल्स्टॉय ने लिखी, ये भी काफी पॉपुलर लेखक रहे हैं लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट है हमारी वेल्थ ऑफ नेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एडम स्मिथ ने लिखी। नेक्स्ट है हमारी ये महादेवी वर्मा ने, बहुत बड़ी हिंदी कवि थी यार महादेवी वर्मा, इसके बारे में आपने चर्चा कहीं ना कहीं सुनी होगी, ऑब्वियसली मिर्जापुर वगैरह में एक छोटा सा डायलॉग आता है, इनसे रिलेटेड जरूर सुनी होगी आपने। ये थी शायद हमारी लास्ट बुक, को काफी इंपॉर्टेंट थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक्स थी यार, आपको ऑब्वियसली रट्टा मारना पड़ेगा इनका, अगर कुछ लॉजिक हो प्लीज याद करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक चीज ये भी फायदा है कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इतना विश्वास करके लिए आपके लिए सिलेक्ट करके आपके लिए लेकर आया हूं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी। तो ये सिलेक्टेड एकदम फिल्टर करके आपके लिए लेकर आया हूं एग्जाम को एनालाइज करके। तो फ्रेंड्स, बुक्स हमारी हो गई
अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्ट, ठीक है, यानी कि नियुक्तियां और जो बड़ी पोस्ट हैं, चीफ हैं, सीईओज हैं या फिर बड़े ओहदे पर हैं राज्यसभा लोकसभा के अंदर, उनकी बारे में बात करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जितना भी पॉसिबल हो सके वीडियो का ये वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में अक्सर नियुक्तियों के बारे में या फिर पोस्ट के बारे में पूछ ले जाता है कि एनटीआरओ के अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। काफी सारे लोग इसी में मार खा जाते हैं और बता नहीं पाते, उनको पता नहीं होता। तो सभी एकदम सिलेक्टेड लेकर आए हूं पोस्ट और नियुक्तियां अपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो थोड़ा ध्यान के साथ देखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। पहले हमारे डीआरडीओ के ही हैं। यहां पर पूछ रहा है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। फोटो लगाया हुआ है, ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा। जी सतीश रेड्डी हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। नेक्स्ट है सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। पेटीएम मनी जो है आप अपने मोबाइल में चला ही रहे होंगे पेटीएम एप्लीकेशन को, इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, वरुण श्रीधर हैं, ये इनका फोटो है। नेक्स्ट है हमारे चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बाबू भाई यानी कि हमारे परेश रावल जी। नेक्स्ट है हमारे अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप जोशी। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रदीप जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, ये हैं भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, इनका नाम है एम वीरा लक्ष्मी। एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर है, 108 इमरजेंसी में बैठी हुई हैं। पर ये पूछ रहे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रमुख चीफ है हमारे अनिल धस्माना। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्ष पूछ रहा है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, अनिल जैन, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, इनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं बता पा रहा, इनकी डिटेल आपको नहीं दे पा रहा क्योंकि टाइम कम है और यार आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से करना चाहिए, अपनी एंड से। बस ये समझ लीजिए कि ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिल्टर करके लेकर आया हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, आपके पास हो जाएंगे नोटबुक में, और फिर एक एक को देखिए और उनकी हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करिए कि ये है कौन और ये पहले कौन था, किस पोस्ट के ऊपर था, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि हमारी आर्म फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके महानिरीक्षक पूछ रहा है कौन है, ये हमारे पीएस रानी पसे। नेक्स्ट है हमारे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है, ये हमारे शेखर कपूर, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी जो कमांडो वाले वो होते हैं ना, उसके महानिदेशक कौन है, आप देखिए एस देशवाल उसके महानिदेशक है। नेक्स्ट है हमारे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है, देखिए राकेश अस्थाना, स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो म्यूचुअल फंड वाला जो सिस्टम है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, विनय टोश, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है सचिव पूछ रहे हैं राष्ट्रपति के यानी कि राष्ट्रपति के सेक्रेटरी कौन है, कपिल देव त्रिपाठी, ये एक्सट्रीम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रपति के सेक्रेटरी सचिव के बारे में पूछ रहा है कपिल देव त्रिपाठी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट हमारे अध्यक्ष TRAI, आपने मोबाइल कंपनीज के बारे में जब जिक्र होता है TRAI के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, इसके अध्यक्ष है PD वाघेला। नेक्स्ट है हमारे नाबार्ड यानी कि जो एग्रीकल्चर बैंक है वो हमारा ग्रामीण एग्रीकल्चर बैंक है, उसके जो अध्यक्ष पूछ रहा है ये हमारे गोविंद राजुलू चिंतला। नेक्स्ट है हमारा अध्यक्ष पूछ रहा है जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ रहा है, CR शर्मा इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है हमारे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, सुखवीर सिंह, ये एग्जाम में पूछा गया था शायद। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, सुखवीर सिंह सांधू। नेक्स्ट है शायद लास्ट हो CEO ऑफ करुण वैश्य बैंक, ठीक है, ये हमारे रमेश बाबू बोडू। नेक्स्ट है हमारे उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है एसोसिएशन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एसोसिएशन डेवलपमेंट ऑफ बैंक, उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा। नेक्स्ट है SBI जो कार्ड है उसके CEO कौन है, वो है अश्वनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट है
लास्ट था ये हमारा, ठीक है। तो जितने मैंने आपके सामने अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट के बारे में बात करी सभी इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा कि ये कौन सी पोस्ट आपने बताई, तो हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको इग्नोर मत कर दीजिएगा, फुल फॉर्म। एनटीपीसी के फेज 1 में एक चीज बहुत पूछी जा रही है आपको, जैसे कि जीएसटी की फुल फॉर्म बताइए, इसरो की फुल फॉर्म बताइए, डीआरडीओ की फुल फॉर्म बताइए, या फिर आपको ऐसे सार्क की फुल फॉर्म बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, टीएआरआई की, सेबी की फुल फॉर्म बताइए, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सबको इकट्ठा करके लेकर आया हूं और आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर दो। तो चलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला पार्ट भी। तो फ्रेंड्स अब आप स्क्रीन के ऊपर जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देखोगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस के साथ देखिएगा। तो पहली फुल फॉर्म है हमारी एनआईटीआई, यानी कि नीति आयोग के बारे में आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया था यह आयोग। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो को पोज करते हुए चलिएगा, लेकिन नोट करते हुए चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीएसटी की फुल फॉर्म एग्जाम में पहले ही दिन पूछा गया, एनटीपीसी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोविड-19 की फुल फॉर्म काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, इसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। बीएसईएस के बारे में जानते होंगे, जो कि है बिजली प्रोवाइड करता है, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई। नेक्स्ट हमारा यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यू फॉर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है एफएसएसएआई। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एफएसएसएआई मार्क बना हुआ होता है और लिखा होता है कि एफएसएसएआई अप्रूवल है ये प्रोडक्ट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है, जो किसी भी फूड प्रोडक्ट को अथॉरिटी, ठीक है, एक सेफ्टी का लेबल या फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारी, जस्ट अ मिनट, यहां देखिएगा, एसईबीआई, सेबी के बारे में सुना होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा पीएमकेवीवाई, अभी हमने योजनाओं में बात करी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। नेक्स्ट है, कौशल को इंग्लिश में बोलते हैं स्किल। सार्क, ठीक है, एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, काठमांडू में शायद इसका हेडक्वार्टर है, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। नेक्स्ट है हमारा रीजनल कॉर्पोरेशन, C4 कॉर्पोरेशन हमने छोड़ दिया था। भीम मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना होगा, जितने भी यानी कि यूपीआई सिस्टम है उनको एक साथ जोड़ता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आई होप आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा IRDAI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा TRAI, अभी मैंने आपको बोला था TRAI के अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बताया कि जितनी भी मोबाइल कंपनीज के बारे में आप सुनते होंगे तो TRAI के बारे में जानते होंगे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है उनके ऊपर नजर रखने के लिए या फिर उनको रेगुलेट करने के लिए TRAI ये एक डिपार्टमेंट है, जिसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ISI, ये मार्क्स काफी प्रोडक्ट के ऊपर आपने बना हुआ देखा हुआ, ISI अप्रूवल ये बना होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है हमारा नाबार्ड, अभी मैंने आपको बताया था नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष के बारे में, तो आ गया हमारा, ये एक हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक भी से बोला जाता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा SIDBI, इसका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। नेक्स्ट है UPI के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप पेमेंट गेटवे मोबाइल एप्लीकेशन पेटीएम हुई, जैसे गूगल पे हुई, फोन पे हुई, इस्तेमाल करते होंगे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारा फीफा के बारे में जानते होंगे, ये एक कप भी होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फेडरेशन एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है फीफा की। नेक्स्ट है हमारा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक BSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने स्कैम 1992 देखी होगी, इसके बारे में आप जानते होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। ये आ गया BSE BSE यहाँ पर बॉम्बे, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया। नेक्स्ट है हमारा NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB का मतलब है नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके अंदर गवर्नमेंट की वैकेंसी भी निकलती है। नेक्स्ट है हमारी EXIM बैंक,
सॉरी, इसकी फुल फॉर्म यहां पर गलत टाइप हो रखी है यही वाली, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, EX4 एक्सपोर्ट, IM4 इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म है। फिलहाल भी वैकेंसी निकली हुई है, ये थोड़ा रॉन्ग है यहां पर, आप खुद पेन से नोट कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी नीचे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जानते होंगे इसके बारे में। इसरो के बारे में जानते होंगे, भारत की एक स्पेस रिसर्च एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि बॉम्बे में है। DRDO भारत का डिफेंस रिसर्च सेंटर है जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। BCCI जानते होंगे भारत का क्रिकेट बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट है RAW भारत की एक जबरदस्त एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है UADAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नासा के बारे में आप जानते होंगे, अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारी FICCI, इसकी फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारी IFFCO, IFFCO खाद से रिलेटेड होती है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, जितने भी ये इसका नाम है इस डिपार्टमेंट का, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ASSOCHAM, बड़ी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी अभी मैंने आपको इसके अध्यक्ष के बारे में बताया होगा। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिएगा ASSOCHAM का मतलब है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमारी आज की थी शायद लास्ट फुल फॉर्म, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी, आई होप आपने प्रॉपर नोट कर ली होगी। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा आता है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट एंड CM। NTPC के एग्जाम में आपने देखा होगा, स्टेट के नाम दिया जाता है, उसके गवर्नर के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर उसके CM के बारे में पूछ लिया कि गोवा का CM कौन है, गोवा का गवर्नर कौन है। तो चलिए आपको प्रॉपर इमेजेस के साथ दिखाता हूं, हर एक स्टेट के CM और हर एक स्टेट के गवर्नर के बारे में आपको बताता हूं, केवल इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। तो चलिए लेकर आते हैं PPT। फ्रेंड्स, अगर आपने NTPC के फेज 1 या फिर SSC CHSL, SSC MTS या फिर CPO के एग्जाम को कभी एनालाइज किया होगा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन एग्जाम्स में आजकल मोस्टली स्टेट के CM और गवर्नर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। हाल ही में NTPC के एग्जाम में तो हद ही हो गई है, तो थोड़ा ध्यान के साथ देखिएगा, प्रॉपर नोट करते हुए चलिएगा। स्क्रीन के ऊपर यहां पर लिखा हुआ है स्टेट का नाम, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है स्टेट के गवर्नर, और इस वाली साइड में जहां पर मैं खड़ा हूं यानी कि आपकी राइट साइड में, आप जो स्क्रीन की राइट साइड में, यह है CM स्टेट का नाम और स्टेट के गवर्नर, ठीक है। CM और गवर्नर अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए, इधर CM और इधर गवर्नर, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ये CM इधर वाली साइड में। तो चलिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है कि कई सारे राज्यों के CM और गवर्नर के बारे में मुझे भी नहीं पता, तो यहां से मैं देख के बताऊंगा क्योंकि याद रखना बड़ा मुश्किल है, तो आपके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी स्टेट्स यहां पर अल्फाबेटिकल है, यानी कि पहले जो A से आते हैं फिर इस तरीके से हैं ABCD। तो हमारा आंध्र प्रदेश है, कैपिटल की बताने की डेफिनेटली जरूरत नहीं होगी क्योंकि बच्चों वाली बात हो जाएगी, सभी कैपिटल के बारे में जानते होंगे। तो आंध्र प्रदेश के सबसे पहले CM के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारे YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? वो हमारे बिश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है ये, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसके पहले CM देख लेते हैं, पेमा कांडू इनके CM है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो ब्रिगेडियर BD मिश्रा, रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा। नेक्स्ट आता है हमारा असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, इसके जो CM है वो है सर्बानंदा सोनवाल असम के CM है, और जगदीश मुखी वहां के गवर्नर है। नेक्स्ट आता है हमारा बिहार, जानते होंगे आजकल इलेक्शन हाल ही में हुए, नीतीश कुमार यहाँ के CM है और हमारे फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पर भूपेश बघेल यहाँ के CM है। साथ ही यहाँ की जो गवर्नर है वो हमारी अनुश्रिया इके, यार नाम मुझे भी नहीं लिया जा रहा, अनुश्रिया आप याद रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की
गवर्नर अनुश्रिया। अब टंग बहुत ज्यादा मतलब वो हो रही है ट्विस्ट। नेक्स्ट है हमारा गोवा, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है और गोवा के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है हमारे गुजरात के सीएम विजय रूपानी, काफी बार करंट अफेयर शो में बता चुका हूं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है और साथ ही सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के हरियाणा के गवर्नर। जिस स्टेट के सीएम गवर्नर मुझे पर्सनली पता होता है उसे तो मैं फटाफट बिना देखे ही बता देता हूँ। आप सोच रहे हो कि मतलब मैं स्माइल क्यों कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं कर रहा था। हिमाचल प्रदेश, हमारे जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम है और साथ ही बंदारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट है हमारे झारखंड, झारखंड के हेमंत सोरेन जो है ये मुख्यमंत्री है और साथ ही द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका, इसके जो सीएम है वो बीएस येदियुरप्पा, बीएस येदियुरप्पा, ठीक है, नाम यार लिया नहीं जा रहा है मुझे। बीएस येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है और साथ ही यहाँ के गवर्नर वाजुभाई रुदाभाई वाला, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। मैंने सही ले दिया हो इनका पूरा नाम, आई होप, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कर्नाटक की सीएम और गवर्नर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा पिनयाराई विजयन, ठीक है, यहाँ के सीएम है ये और जो इनके गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है हमारे मध्य प्रदेश, कितनी जल्दी बताऊंगा, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है और साथ ही यहाँ की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। नेक्स्ट है हमारे महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे हमेशा न्यूज में रहने वाले, साथ ही जो यहाँ के गवर्नर है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है हमारे मणिपुर के जो सीएम है वो एन बीरेन सिंह है, साथ ही यहाँ की जो गवर्नर है वो हमारी नजमा हेपतुल्ला है। नेक्स्ट हमारा मेघालय है, मेघालय के जो सीएम है कोनराड संगमा, काफी युवा सीएम है, यहाँ के हैंडसम भी है, और जो यहाँ का गवर्नर है वो हमारा सत्यपाल मलिक है। नेक्स्ट है हमारा मिजोरम, मिजोरम के जो सीएम है वो जोरामथंगा, नाम याद करिएगा, जोरामथंगा, स्पेलिंग लिखी हुई है, सॉरी बोलता हूं बोलने के लिए, ठीक है। और जो मिजोरम के गवर्नर है वो पीएस श्रीधरन पिल्लाई। नेक्स्ट है नागालैंड, नागालैंड के जो सीएम है वो नीफियू रियो हैं और साथ ही नागालैंड के जो गवर्नर है वो आरएन रवि। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक है, मुझे पता है, और साथ ही जो गवर्नर है वो प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये यहाँ पर बोल्ड नहीं हो रखा है, सॉरी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सब लोग जानते होंगे पंजाब के बारे में। साथ ही पंजाब के जो गवर्नर है वीपी सिंह बंदोरे। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान, अशोक गहलोत, इनके बारे में मुझे पता था, और साथ ही इनके जो राजस्थान के गवर्नर है वो कालराज मिश्रा, इनके बारे में मुझे पता था। सिक्किम के जो सीएम है वो प्रेम सिंह तमांग है, साथ ही जो गवर्नर है वो गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु के जो सीएम है एडापडी के पलनस्वामी, साथ ही यहाँ के जो गवर्नर है वो हमारे बनवारी लाल पुरोहित है। नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, साथ ही तेलंगाना की जो गवर्नर है वो डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट है त्रिपुरा, त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार, साथ ही गवर्नर रमेश बेसाई। नेक्स्ट है हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, ये भी छोटा रह गया, योगी आदित्यनाथ आपको पता ही होगा। साथ ही जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, और शायद लास्ट नहीं है ये, क्योंकि इसके बाद वेस्ट बंगाल भी आएगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो बेबी रानी मयूरा। नेक्स्ट है, लास्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, साथ ही वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है वो हमारे जगदीप धनखड़ है। और ये था हमारा लास्ट स्टेट, शायद 28 हो गए। साथ ही हमारे यूनियन टेरिटोरी भी हैं जहां पर सीएम और गवर्नर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि दिल्ली आपको पता ही होगा, सीएम केजरीवाल हैं,
और चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म हमारा आता है। एनटीपीसी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म दे दी जाती है, जैसे कि एएलपीयू की, डब्ल्यूडब्ल्यू की, एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है पूछ ली जाती है। तो चलिए मोस्ट सेलेक्टेड जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन चुकी हैं वो फुल फॉर्म आपके सामने रखता हूं और डिटेल के साथ समझाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफी सारी फुल फॉर्म बेसिक है जिनके बारे में आप जानते होंगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हैं। आप नोट करते हुए चलेगा, जिस फुल फॉर्म के बारे में आपको नहीं पता, आपने पहले नहीं सुनी, केवल उसी को नोट करिएगा, वरना टाइम वेस्ट मत करिएगा। तो चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू होता है एक हमारा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एएलपी होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, एमपीयू माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होता है, आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आरओएम रीड ओनली मेमोरी होता है, पीआरओएम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, सीएम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एसएमपीएस के बारे में पूछे जाते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, अगर ये खराब हो जाता है तो कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई नहीं जाती, एसएमपीएस बहुत ज्यादा, स्विच मोड पावर सप्लाई, यूपीएस होता है, यानी कि यूपीएस कंप्यूटर को पावर देने के लिए अगर लाइट वगैरह बीच में चली जाती है तो कुछ देर के लिए उसको थामे रखता है। इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्रिटेबल पावर सोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, या फिर अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट हमारा एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जैसे कि इस टाइप की लगी होती है, ये तो एलईडी है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, एसडीडी की हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, साथ ही एसएसडी की होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब मैं ऐसे ऐसे चलूंगा। नेक्स्ट है हमारी एक मिनट इसको ऊपर ही ले जाता हूं। हाँ, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, EEROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, मोडेम होता है जिससे इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर डोंगल भी बोल देते हैं, कोडेक होता है इसका, कोडर डिकोडर होता है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, WAN वाइड एरिया नेटवर्किंग। यहां पर देखिए SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, SIM सिम जो आपके मोबाइल फोन में डलता है, ये होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, डीवीडी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और आर की फुल फॉर्म रिकॉर्डेबल, यानी कि जिसके अंदर रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, डीवीडी आरडब्ल्यू डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रीराइटेबल, एचटीटीपी आप हमेशा सुने होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सोर्स सिक्योर आईपी इंटर जो होता है ना आईपी एड्रेस, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, साथ ही यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, ठीक है, जो आप मोबाइल फोन यूएसबी कोड के बारे में आपने सुना होगा। नेक्स्ट है, ऊपर ले जाता हूं, MAN देखिएगा, जस्ट अ मिनट, कहां गया यार, हाँ, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग, ईमेल जो आप मोबाइल से भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ई कॉमर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, FAX जो होता है मशीन के द्वारा भेजा जाता है, फेसिमल ऑटोमेटेड जेरोक्स होता है, OMR जो OMR सीट पे आप पेपर देते हो ना वो वाला होता है जिससे वो चेक होते हैं, OMR मशीन होती है, इसको होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है, OCR होता है, ठीक है, ऑप्टिकल चैप्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल चैप्टर रीडर, या फिर CAD होता है हमारा कंप्यूटर एडिट डिजाइन, आपको बता ही चुका हूं। URL हो गया, वायरस हो गया, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज्ड 3G थर्ड जनरेशन, GSM होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जैसे कि BSNL का CM होता है, GSM डोकोमो का आता था, टाटा का वो भी GSM था। CDM में होता है हमारा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, UMTS होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा नीचे, SIM सिम फिर आ गया, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, AVI आपने एक वीडियो का फॉर्मेट होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, एक RTS होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग, एक AMR होता है एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक, JAD होता है जावा एप्लीकेशन डिस्क्राइबर, JAR होता है जावा आर्काइव, JAD होता है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर, 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। वैसे ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा हाई लेवल का है ये। DAV CGL वगैरह में पूछ लिया जाता है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दोबारा गया, CRT कोडेक
ये DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्टेंट है। IP बता ही चुको, इंटरनेट प्रोटोकॉल। UPS आपको बता ही चुको, अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई होता है। बाकी MP4 ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। GIF एक इमेज की फाइल होती है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट ये होता है, ठीक है, बस यही है। हाँ सुनिए, GPRS एक होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। JPEG होता है, फोटो की एक फॉर्मेट होता है। ये भी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है हमारा। साथ ही कोई इंपोर्टेंट नहीं यहां पर भी। PNG होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है, यानी कि PNG फॉर्मेट होता है ना, जिसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह नहीं होता, वो वाला इसका होता है फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। PDF होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बाकी कुछ इंपोर्टेंट नहीं। AM होता है एक हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक हमारा HTML होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक HTTPS मैंने आपको बताया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये दोनों अलग अलग है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML होता है। CD में आपको बता ही चुका हूं, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, और साथ ही जो DVD आती थी वो हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती थी। तो फ्रेंड्स ये पूरा फंडा है फुल फॉर्म्स का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे बार फुल फॉर्म नहीं जाएगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आपने नोट भी प्रॉपर कर ली होंगी। वीडियो को पॉज कर करके, थोड़ा तेजी हो रहा है क्योंकि यार वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आता है हमारा फोक डांसेस का। फोक डांसेस, तो चलिए इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं कि कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है फटाफट। तो फ्रेंड जितने भी फोक डांसेस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और शायद मैंने आपको स्टडी बाय सेल्फ के ऊपर ये करा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं, मैराथन हमारा चल रहा है। ये एक चरण डांस का नाम है चेराव डांस, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। ये चेराव डांस कहां पर किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम का लोक नृत्य है चेराव। ये इसको एक बैम्बो डांस भी बोलते हैं, जहां पर बांस के अंदर कुछ लोग इसको परफॉर्म करते हैं। इसको इंग्लिश में बीटिंग बैम्बोज डांस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रास लीला। ये हमारा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। नेक्स्ट हमारा आता है लोक नृत्य गरबा। गरबा बहुत पॉपुलर लोक नृत्य है, गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, जो कि नवरात्रों के टाइम पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डांस आ जाता है डांडिया। ये भी गुजरात का लोक नृत्य है, ये भी हमारा नवरात्रों के टाइम पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नाटी। नाटी डांस जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप या फिर कुछ महिलाओं का ग्रुप एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक चेन बना के डांस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डांस हमारा आ जाता है लावनी डांस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये महाराष्ट्र का डांस है, जिसमें कुछ महिलाएं बहुत ही बड़े बड़े आभूषण पहनकर, ठीक है, और चमकदार कपड़े पहनकर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ पुरानी बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही हैं, तो इस प्रकार भारी आभूषण पहनकर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। मैंने आपको बताया पुरानी बॉलीवुड की एक्ट्रेस, और महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे है, और लावनी डांस उससे रिलेटेड है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। भांगड़ा कौन नहीं जानता होगा, भांगड़ा लोक नृत्य है पंजाब का। देखिए किसी भी खुशी के पर्व पर या फिर स्पेशली जो हमारा लोहड़ी वगैरह होता है उस दिन पर ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है थेयम डांस, जो कि केरल का डांस है। ये लगभग 400 टाइप का डांसेस होता है। ये बहुत भयंकर डांस होता है एक तरीके से, जिसमें इस तरीके का मेकअप करके इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट डांस है हमारा गिद्धा डांस, जो कि पंजाब का एक लोक नृत्य है, बहुत ही पॉपुलर डांस है, जो कि स्पेशली बैसाखी के दिन किया जाता है, या फिर जो पंजाब की शादी ब्याह होती है उसमें ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट लोक नृत्य है हमारा बागो रुम्बा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लोक नृत्य असम में किया जाता है। कुछ महिलाएं कुछ स्पेशल टाइप के वस्त्र जैसे कि साड़ीज, चमकीली ऐसे पहनकर इस डांस को परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट लोक नृत्य है हमारा बिहू, बहुत पॉपुलर है, असम में है, आप लोग जानते होंगे, बरसों से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लोक नृत्य है घूमर। ये बहुत पॉपुलर है बॉलीवुड की, किसी ना किसी मूवीज में आपने इस डांस के बारे में जरूर देखा है, फिर सुना होगा। घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। नेक्स्ट है हमारा काल बेलिया डांस। ये भी राजस्थान का पॉपुलर है, नाम थोड़ा सा अजीब है, जिसमें कुछ लोग या फिर महिलाएं काले वस्त्र पहनकर इस डांस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है काल बेलिया डांस। नेक्स्ट है लोक नृत्य
डमहल। डमहल ये लोक नृत्य है, ये जम्मू और कश्मीर का है। इसमें भी कुछ महिलाएं इस डांस को परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर चैन बना के इस डांस को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट जो हमारा डांस है वो मटकी डांस है। ये जो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर ये महिलाएं इस लोक नृत्य को सर पे मटकी लेके परफॉर्म करते हैं। और शायद ये लास्ट था, नहीं, राउत नाच है, ये भी काफी पॉपुलर है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। आप देख रहे हैं इस टाइप का ये लोक नृत्य होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट लोक नृत्य, सभी मोस्ट पॉपुलर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हेडक्वार्टर्स, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एनटीपीसी के में पूछे जा रहे हैं कि हेडक्वार्टर कहां पर है, जैसे कि उसका हेडक्वार्टर कहां पर है और उसकी स्थापना कब हुई। तो चलिए फटाफट देखते हैं हेडक्वार्टर, फटाफट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड जो ये हमारा टॉपिक है ये हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो चलिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमने ये डेटा निकाला है, उनको एक बार डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर संगठन है, साथ ही उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर है। ध्यान के साथ देखिएगा और नोट करते हुए चलेगा। पहला हमारा नीति आयोग, मैंने आपको फुल फॉर्म में बताया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग शुरू किया था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर ही है। सेबी का जो मुख्यालय है वो हमारा मुंबई में 12 अप्रैल 1992 में इसकी शुरुआत हुई। IRDAI 1999 में शुरू हुआ था, हैदराबाद में इसका मुख्यालय। TRAI मैंने आपको बताया जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उससे रिलेटेड ये होता है, जो इनकी टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए ये बनाया गया था। 20 फरवरी 1997 में शुरू किया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड जो कि मैंने आपको बताया कि एक एग्रीकल्चर रूरल बैंक है, जो कि 12 जुलाई 1982 में शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है। फ्रेंड्स एक चीज नोट करिएगा, जितने भी ज्यादा संगठन है मोस्ट ऑफ उनके सभी के मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो इस चीज को फोकस करके चलिएगा। NSE का मुख्यालय जो हमारा मुंबई में है। BSE मैंने आपको अभी बताया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में इसका संगठन हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक 9 जुलाई 1988 में इसका गठन हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। EXIM बैंक, मैंने आपको अभी इसकी फुल फॉर्म बताई थी कि इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इसकी मुख्यालय मुंबई में। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय भी मुंबई में है। साथ ही इसरो जो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 में हुई थी, साथ ही मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर चला गया, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। UIDAI 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, नई मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। BCCI यानी कि भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड, दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। FICCI 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आई होप आप प्रॉपर नोट करते हुए चल होंगे। लास्ट के दो हैं हमारे इफको, जो कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। 3 नवंबर 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ASSOCHAM इसका हेडक्वार्टर हमारा नई दिल्ली में है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। जितने भी मैंने आपके साथ डिपार्टमेंट्स और उनके हेडक्वार्टर डिटेल के साथ डिस्कस किए, वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको रट्टा मारना पड़े, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है हमारा इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, यानी कि दिवस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और साथ ही उसका थीम वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। फटाफट इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस या फिर विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एनटीपीसी के फर्स्ट फेज में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहां पर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या था 2020 में। फोकस के साथ देखेगा, शायद ये वीडियो मैं आपको वे टू सक्सेस के ऊपर पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स 10 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया गया। इसका जो इस बार थीम था टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज अब्रॉड, ये था इसका। साथ ही 25 जनवरी 2020 को नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। इलेक्शन अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी इसका थीम था। प्रॉपर नोट करते हुए चलेगा, थोड़ा तेज चल रहा हूं जैसे कि हमारा सुपर फास्ट मैराथन है। नेक्स्ट है हमारा 4 फरवरी 2020 को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई एम एंड आई विल इसका थीम था इस बार। साथ ही 28 फरवरी 2020 को नेशनल साइंस डे मनाया गया। इस बार जो इसका थीम था वुमेन इन साइंस।
नेक्स्ट जो हमारा था वो 8 मार्च 2020 को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया। साथ ही एन इक्वल वर्ल्ड इन एन एनेबल्ड वर्ल्ड इसका इस बार थीम था। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च 2020 को मनाया गया। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इसका थीम था। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये हमारा 7 अप्रैल 2020 को मनाया गया। इस बार जो इसका थीम था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। देखिए फ्रेंड्स, हर साल आपके डे हमेशा सेम रहेंगे, जैसे कि हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाया जाएगा, लेकिन हर साल उसका थीम डिफरेंट रहेगा। 2021 में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा, उसका थीम चेंज हो जाएगा। तो थीम के ऊपर आप हर साल फोकस करते रहिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया। क्लाइमेट एक्शन इसका थीम था। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड नो टैबको डे जो कि 31 मई 2020 को मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून 2020 को मनाया गया। बायोडाइवर्सिटी इस बार इसका थीम था, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून 2020 को मनाया गया। सेफ ब्लड सेव लाइव्स इसका इस बार थीम था। नेक्स्ट था हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस साल भी 21 जून को मनाया गया। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये इस बार इसका थीम था क्योंकि कोविड-19 चला हुआ था, ऑब्वियसली होम पे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट था हमारा वर्ल्ड पोल्यूशन डे, ठीक है, पोल्यूशन डे जो कि 11 जुलाई 2020 को मनाया गया। इस बार इसका जो थीम था वो पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट हमारा नेशनल स्पोर्ट डे जो कि हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है, यानी कि युवाओं का दिन 12 अगस्त 2020 को मनाया गया। इस बार जो इसका थीम था वो देख लीजिए, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट जो हमारा था इस बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वो 8 सितंबर 2020 को मनाया गया। लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट हमारा डे था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटिंग डे, प्रिवेंशन डे जो कि 10 सितंबर 2020 को मनाया गया। और इस बार जो इसका थीम था वो वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट है हमारा नेशनल हिंदी दिवस, वो इंटरनेशनल हिंदी दिवस था, ये हमारा नेशनल हिंदी दिवस है जो कि 14 सितंबर 2020 को मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर 2020 को मनाया गया। हार्ट टू बीट इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट करंट इवेंट नहीं, नेक्स्ट हमारा जो डे था वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर 2020 को इस बार मनाया गया। टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, इस बार जो ये मनाया गया 10 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। हर साल इसी दिन मनाया जाता है वैसे तो, लेकिन इस बार जो इसका थीम था वो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर 2020 को मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 2020 को मनाया गया। और ये हमारा लास्ट था। आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपने प्रॉपर नोट भी की। थोड़ा तेजी से हो गया। अब देखिए जो भी दिवस मनाया जाता है जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये क्यों मनाया जाता है, एक पॉइंट समझ लीजिए। ये इसलिए मनाया जाता है लोगों को जागरूक करना कि स्वस्थ रहिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लोगों को जागरूक करना, इसलिए दिवस मनाए जाते हैं। तो जितने भी दिवस है, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट डे हो, इसका मतलब यह कि पर्यावरण को शुद्ध रखे, साफ बनाए रखिए, तो उनका उद्देश्य वही होता है, उसी के नाम से जुड़ा होता है। तो किसी चीज को बढ़ावा देने के लिए या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए उस चीज के प्रति दिन इसलिए मनाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फंडा, ठीक है। तो ये सभी दिन थे, आई होप आपने समझ लिए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होगा वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं सीधे सीधे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारा आंदोलन एवं घटनाएं। आपने देखा होगा एनटीपीसी फेज फर्स्ट में बहुत ज्यादा हिस्ट्री के अंदर डेट्स पूछी गई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ, चोरा चोरी कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, इस प्रकार की डेट्स पूछी जा रही हैं। तो चलिए मैं आपके सामने सभी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डेट्स और आंदोलन रखता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सभी को मैंने बहुत ज्यादा एनालाइज करके निकाला है जो कि एग्जाम में पूछी जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये है हिस्ट्री की सभी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स और आंदोलन या फिर कुछ भी स्पेशल हुए हैं वो सभी डेट्स। उम्मीद तो पूरी है कि आपको सभी डेटा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। मुझे तो तब पता चलेगा जब मैं एडिटिंग करने बैठूंगा, लेकिन मैं प्रॉपर बोलता चलूंगा फास्ट तरीके से। अगर आपको कुछ दिखे नहीं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे, प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज वगैरह करके देख लीजिएगा। तो हमारा पहला जो घटना है फिर आंदोलन है वो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। एओ होम्स ने की थी बंबई में। नेक्स्ट हमारा बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये किया गया था क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह ने ढाका में की थी। साथ ही कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था नरम पंथ और गरम पंथ दल में, वो 1907 में हुआ था। नरम एवं गरम दल में विभाजन सूरत फूट के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा होम्स रूल आंदोलन हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, तिलक एवं एनी बेसेंट के थ्रू। लखनऊ पैक्ट एक हुआ था, समझौता कह लीजिए, दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 में। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा के नाम से इसको जाना जाता है। थोड़ा नीचे करते हैं। एक हमारा हुआ था रोलेट एक्ट, बहुत पॉपुलर, 19 मार्च 1919 में हुआ था। काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि ये अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट के नाम पर एक ऐसा कानून निकाल दिया था कि किसी भी व्यक्ति को कैसे भी उठाकर जेल में डाल दिया जा सकता है और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, ना ही उसके खिलाफ कोई वकील कर सकते और ना ही उसके खिलाफ कोई मतलब रीजन दिया जाएगा कि तुमको क्यों उठाया गया। तो इसे काला कानून कहा गया था, रोलेट एक्ट। इसी वजह से ये विरोध किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट पॉपुलर है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलवा दी थी अमृतसर के अंदर। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। शौकत अली मोहम्मद अली ने किया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? 28 मई 1920 में। जलियांवाला बाग से संबंधित हंटर कमेटी बनाई गई थी। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था ना, उसके मतलब उसकी तहकीकात करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक हंटर कमेटी बनी थी। नेक्स्ट हमारा कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1920 को हुआ था। असहयोग्य आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था इसी दिन। असहयोग्य आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 2020 को महात्मा गांधी जी द्वारा। अब देखिए वे टू सक्सेस के ऊपर जब आप सर्च करोगे तो गांधी ईरा के नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगी लगभग 20-25 मिनट के अंदर, जिसमें मैंने आपको गांधी जी द्वारा जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जितने भी आंदोलन करे गए थे, ठीक है, आवाज उठाई गई थी, सबको डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, ये डेट्स एग्जैक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट हमारा चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है जो गोरखपुर जिला की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। इसमें क्या हुआ था? कुछ आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी थी, जिसमें काफी सारे पुलिस कांस्टेबल मारे गए थे, ठीक है। इसी वजह से इनको असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी को वापस लेना पड़ा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में बनी थी। सचिंद्र सेन्याल ने बनाई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 में, जो कि संविधान के ऊपर बातचीत करने के लिए आया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन यही था कि 7 सदस्य आए थे, सभी के सभी गोरे थे, यानी कि सभी के सभी ब्रिटिश थे, कोई भी उसमें भारतीय नहीं था। भारतीय की कुछ भी नहीं सुनी जा रही थी संविधान के ऊपर, इसलिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आंदोलन कर दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे नारे लगने लग गए थे। नेक्स्ट है हमारा, नीचे देखिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन यानी कि कब भारत के अंदर आया? 3 फरवरी 1928 को आया। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी का प्रभाव हुआ, जिसके बाद वो घायल हो गए थे और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी इसी के कारण। नेहरू रिपोर्ट जारी हुई थी अगस्त 1928 में। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में उन्होंने ये नेहरू रिपोर्ट जारी की थी। बारदोली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरुद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस एक हुआ था, आप जानते होंगे, भगत सिंह वाला। 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्ता द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था और यहीं पर जो भारत का झंडा है, ठीक है,
वो पहली बार दिखाया गया था और यहीं से ही गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा हो चुकी थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करके दिखाया था महात्मा गांधी जी ने, जिसके बाद उनको जेल भी काटनी पड़ी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी इस टाइम पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 में हुआ था, प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था। फ्रेंड्स, हमारे भीमराव अंबेडकर एक लौते ऐसे आदमी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी जी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा गांधी इरविन समझौता, 8 मार्च 1931 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। सॉरी, हाँ, एक मिनट। कम्युनल अवार्ड, ठीक है, 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, नॉट इंपोर्टेंट। पूना पैक्ट हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सितंबर 1932 में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यावसायिक सभाओं, मैं आपको बता देता हूं, भीमराव अंबेडकर एक जिद कर बैठे थे कि एक अलग मतलब सांप्रदायिक एक वो होता है ना हक कि हमारा वोटिंग अधिकार अलग दलितों के लिए, ये एक वो अलग चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने पुनः पैक्ट किया, पुनः समझौता किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ और उनको बताया कि यार तुम तो खुद ही भारत को 2 टुकड़ों में बांट रहे हो, एक दलितों का हो जाएगा और बाकी दूसरा, तो इसलिए समझौता हुआ था जिसमें हुआ था कि एक ही निर्वाचन मंडल रहेगा प्रॉपर, तो इसको पुनः पैक्ट का नाम दिया गया था और सितंबर 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन थोड़ा ऊपर चला गया है, ये देखिए 17 नवंबर 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे में गांधी जी ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और MS जोशी के हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था, इसके बारे में जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस ने इसका सिंगापुर से फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनाई थी। 1 मई 1939 में इसका गठन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1999 से घोषित किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान की मांग कब रखी गई? 24 मार्च 1940 में रखी गई मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को रखा गया, वायसराय लिंड लिथोगो। क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव रखा गया वो हमारा मार्च 1942 में रखा गया था, स्टीफर्ड क्रिप्स के थ्रू। भारत छोड़ो प्रस्ताव जारी किया गया था 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा, या ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा। शिमला समझौता 25 जून 1945 में हुआ था, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। साथ ही नौसेना का विद्रोह किया गया था 19 फरवरी 1946 में मुंबई में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा प्रधानमंत्री इटली थे लंदन के, जिन्होंने घोषणा की थी 15 मार्च 1946 में भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया था कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, प्रॉपर उनका एक संविधान होगा, उनका एक संविधान बनाया जाए। ठीक है, तो वो हुई थी 15 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन आया था भारत का संविधान बनाने के लिए, अलग संविधान भारत को देने के लिए और भारत को छोड़ने के लिए। 24 मार्च 1946 में आया था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य आए थे उस टाइम पर संविधान के ऊपर बातचीत करने के लिए, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। नेक्स्ट चलते हैं प्रत्यक्ष, ये इंपोर्टेंट नहीं है, हाँ, माउंट बेटन योजना 9 जून 1947, जो कि भारत के आखिरी वायसराय थे, वायसराय माउंट बेटन ने भारत विभाजन योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 में हुई थी, ओबियसली जानते होंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। और लास्ट है हमारा भारतीय गणतंत्र की स्थापना, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाना शुरू हुआ कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है हमारा लास्ट।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स। ये सभी वो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ऑब्वियसली एनटीपीसी के फेज 2 या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम में। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं, यानी कि जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी, उनके जो चीफ हैं ऑफिसर्स बड़े, उनके बारे में कि उनकी पोस्ट क्या है और कौन है फिलहाल, ठीक है, जैसे कि इंडियन नेवी के चीफ कौन है या फिर सीआरपीएफ के अध्यक्ष वगैरह कौन है। तो चलिए फटाफट देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में एनटीपीसी के में क्वेश्चन बने हैं, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है, देखते हैं। सबसे पहले तो सर्वोच्च सेनापति यानी कि जो सबसे बड़े कमांडर होते हैं हमारी सेंट्रल आर्म्स के, जिनके अंडर में ये सब कुछ होती हैं सभी फोर्सेस, वो कौन होते हैं? वो हमारे राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद है जिनका नाम। नेक्स्ट हमारे वायु जो सेना है उसके अध्यक्ष कौन है? इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है, यानी कि चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, आरकेएस भदौरिया, और ये 26वें चीफ मार्शल हैं। नेक्स्ट है हमारे नौसेना के अध्यक्ष कौन है? वो हमारे एडमिरल करमवीर सिंह है जो कि 24वें हैं। नेक्स्ट है हमारे थल सेना अध्यक्ष यानी कि जो हमारी आर्मी है उसके लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। बहुत बार आपको दी करंट अफेयर शो में बता चुका हूं, इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, 28वें हैं ये। नेक्स्ट है हमारा सीडीएस, ठीक है, जो हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भारत के पहले? ये पोस्ट मतलब बनाई गई थी और पहले मतलब चीफ कौन बने डिफेंस के? वो हमारे सीडीएस के, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के, वो बिपिन रावत है। और नेक्स्ट है शायद लास्ट महानिदेशक सैन्य संचालन डीजीएमओ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। तो फ्रेंड्स आई होप आपने देख लिया होगा, ये थे हमारे 6 से 7 मुश्किल से होंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको एक बार नजर से निकाल लेते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल पार्क, यानी कि जिसने भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है या फिर हमारा गिर नेशनल पार्क कहां पर है और वो किसके लिए फेमस है, ये हम देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन अक्सर बनते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एनटीपीसी फेज 1 में तो मतलब रिपीटेड हो ही रहे हैं। पपीकोडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है आंध्र प्रदेश में, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना में है, साथ ही मगवानी नेशनल पार्क हमारा 6 पर, जस्ट अ मिनट, जो 6 नंबर पर देख रहे हैं वो भी तेलंगाना में है। नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मुलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम में, मानस नेशनल पार्क भी असम में है, नेमरी नेशनल पार्क भी हमारा असम में ही है। नेक्स्ट है हमारा 13 ओरंग नेशनल पार्क असम में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, हमारा कांगर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास नेशनल पार्क हमारा छत्तीसगढ़ में, भगवान महावीर मोलम नेशनल पार्क गोवा में है, काला हिरन नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, काला हिरन नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। गिर फॉरेस्ट पार्क हमारा गुजरात में, जिसके बारे में एग्जांपल दे रहा था। मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 21वां मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क कहां पर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 देखिए, मरीन नेशनल पार्क यानी कि कच्छ की खाड़ी कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 22 वंसडा नेशनल पार्क गुजरात में है, कलेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है हरियाणा में है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में इंपोर्टेंट है, पिन वैली अक्सर पूछा जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमारा हिमाचल प्रदेश में, इंदिरा किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा नेशनल पार्क भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। 29 देखिए, सिंबल बारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, दचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, हिमीश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर है, सलीम अली नेशनल पार्क हमारा जम्मू कश्मीर में, बेटला नेशनल पार्क झारखंड में। बेटला से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। 35 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पर है? कर्नाटक में। 36 है हमारा बनार घाट नेशनल पार्क कर्नाटक में है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क हमारा कर्नाटक में है, नगर होल राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, अंसी नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है, एराविकुलम नेशनल पार्क हमारा केरला में है। बड़े इंपॉर्टेंट है ये भी। 41 है मेथी
केटन नेशनल पार्क केरला में है। पेरियार बड़ा इंपॉर्टेंट है 42, पेरियार नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ध्यान से देखिए, केरला में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरला में है। अनामुडी 16 नेशनल पार्क केरला। पंबा दुम्ब 16 नेशनल पार्क भी केरला में है। बाघबन नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में। कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहना नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला इंपॉर्टेंट है 50, देखिए आप डायरेक्टली। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। एक पूछा जाता है पेंच नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में ही है। फिर 53 इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां है, मध्य प्रदेश में है। 54 वन विहार नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में। दिनाशोर नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, चंदोली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कहां पर है, महाराष्ट्र में। गुगामल नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। नेवगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में। ताडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, फिर से आ गया, 2 बार आ गए। केबुल लामजव नेशनल पार्क मणिपुर में है। बलफाकर्म नेशनल पार्क मेघालय में है। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। मूललेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। फांगुफुई नेशनल पार्क भी मिजोरम में है, शायद 17 ही है, ये नहीं। हाँ, नेक्स्ट 69 देखिए, सिमलीपोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। रणथंबोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 17 नेशनल पार्क कहां पर है, रणथंबोर राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है। 73 देखिए, एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थार नेशनल पार्क राजस्थान में। केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। कंचनजंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी सिक्किम में है। 76 मुदुराई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। मुकुरथी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी वन्य जीवन संरक्षण एवं नेशनल पार्क तमिलनाडु में। यूडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में। बिशन नेशनल पार्क त्रिपुरा में। आपको इसके स्क्रीनशॉट ही लेने पड़ेंगे क्योंकि ये 100 के आसपास है। क्लाउडेडी लियोपार्ड इंपोर्टेंट नहीं है। दुधवा बड़ा इंपोर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गोविंद पशु नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट बड़ा इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, शायद 1936 या फिर 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। 1887 है। नंदा देवी बड़ा इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिसको फ्लावर की घाटी बोला जाता है, वो भी उत्तराखंड में है। गोरुमरा पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व बड़ा इंपोर्टेंट है, ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में। न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला नेशनल पार्क भी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है जल्द, ये भी इंपोर्टेंट, सुंदरबन आ गया ना, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था। 95 सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। बाकी ये नहीं, हाँ लास्ट है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क हमारा अंडमान निकोबार में है। तो फ्रेंड्स ये 100 नेशनल पार्क है, जिनमें से 30 या फिर 40 तो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि बीच बीच में आए, जिनको मैंने आपको ऐसे बोल दिया था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया हो। बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंट्रीज और उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी और उनकी पार्लियामेंट। सभी कंट्रीज के बारे में नहीं बताऊंगा, कुछ ही कंट्रीज मैंने नोट डाउन किए जिनकी कैपिटल, करेंसी और पार्लियामेंट के बारे में बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ चुका है, जहां पर कंट्री है, साथ ही कंट्री की कैपिटल है और साथ ही उसकी करेंसी है और साथ ही उसकी पार्लियामेंट है कि उसकी पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है। सभी कंट्रीज नहीं है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है अब तक, वो लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट देखिए, आई मुझे लगता है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरे में, अगर दिखाई नहीं दे रहा मैं बोलता चलूंगा, प्रॉपर नोट करते हुए चलिएगा। फर्स्ट पर हमारी कंट्री है भारत, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। करेंसी हमारा रुपया है, साथ ही संसद को पार्लियामेंट बुलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी बांग्लादेश, पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी ढाका है, साथ ही मुद्रा टका है, साथ ही जातीय संसद इसकी पार्लियामेंट को बोला जाता है। साथ ही अफगानिस्तान है, जिसकी राजधानी काबुल है, मुद्रा इसकी अफगानी है, साथ ही शोरा इसकी संसद को बुलाया जाता है। साथ ही हमारा भूटान है, थिम्पू इसकी राजधानी है, इसकी मुद्रा न्यूगुल्ट्रम है, साथ ही इसकी जो संसद को बुलाया जाता है त्योशोंगुडू। साथ ही हमारा पाकिस्तान है, पड़ोसी देश है, इस्लामाबाद राजधानी है पाकिस्तान, रुपया इसकी करेंसी है, साथ ही असेंबली बुलाया जाता है इसकी संसद को। साथ ही हमारा श्रीलंका है, पड़ोसी देश ही है, श्री जयवर्धने कोटे इसकी राजधानी है, श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोटे राजधानी है, श्रीलंकाई
रुपया है इसकी पार्लियामेंट। जितने भी भारत के पड़ोसी देश है ऑलमोस्ट सभी की जो करेंसी है वो रुपया से ही रिलेट करती है। नेपाल है, एग्जैक्ट पाएगी काठमांडू नेपाली इसकी राजधानी है, रुपया भी इसकी करेंसी है और राष्ट्रीय पंचायत इसकी संसद को बुलाया जाता है। म्यांमार पड़ोसी देश नौपिताओ इसकी राजधानी है, कयात ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। म्यांमार की करेंसी कयात है, साथ ही इसकी जो पार्लियामेंट है पीथू हल्तू। तो साथ ही चीन है हमारा बीजिंग जिसकी राजधानी है रेन मिनबी इसकी करेंसी है, साथ ही पीपुल्स कांग्रेस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चीन की संसद को क्या बुलाते हैं? पीपुल कांग्रेस उसका नाम है, ठीक है। रेन मिनबी इसकी करेंसी को बोलते हैं। सऊदी अरब है रियाद इसकी राजधानी है, साथ ही रियाल इसकी करेंसी है और साथ ही हमारा मजलिस अल शुरा इसकी पार्लियामेंट को बुलाते हैं यानी कि संसद को। ऑस्ट्रेलिया हमारा कैनबरा इसकी राजधानी है, साथ ही इसकी जो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और साथ ही इसकी पार्लियामेंट ही बुलाते हैं। नेक्स्ट हमारा अर्जेंटीना जो कि ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, अर्जेंटीना पेसो इसकी करेंसी है, साथ ही नेशनल कांग्रेस इसकी पार्लियामेंट को बुलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेल्जियम ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, साथ ही यूरो इसकी करेंसी होती है और सीनेट इसकी हमारी पार्लियामेंट है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, सीनेट बेल्जियम की पार्लियामेंट को सीनेट बुलाता है। साथ ही चिली आएगा उसकी भी पार्लियामेंट को सीनेट ही बुलाए जाते हैं। इन दोनों को अक्सर पूछा जाता है। बुल्गारिया सोफिया इसकी राजधानी है, लेव इसकी करेंसी है, नेशनल असेंबली इसकी पार्लियामेंट को बुलाया जाता है। ब्राजील ब्राजीलिया इसकी राजधानी है, रियल इसकी करेंसी है, नेशनल कांग्रेस इसकी पार्लियामेंट को बुलाया जाता है। कर्नाटक जो हमारा है वो ओटावा उसकी राजधानी है, कनेडियन डॉलर इसका करेंसी है, पार्लियामेंट संसद को बुलाते हैं। चिली सेंटियागो चिली की जो कैपिटल है वो हमारी सेंटियागो है और जो चिली की जो करेंसी है वो हमारी चिलियन डॉलर है और सीनेट इसकी संसद है। 4 बज चुके हैं सुबह के। क्यूबा जो हमारा हवाना है, क्यूबा की राजधानी हवाना है और क्यूबन इसका मतलब करेंसी है और साथ ही पीपुल्स पावर इसकी पार्लियामेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, बस ज्यादा नहीं बचे। डेनमार्क जो है कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, क्रोन इसका करेंसी है और साथ ही फोलकेटिंग इसकी पार्लियामेंट है। फ्रांस पेरिस इसकी राजधानी है, यूरो हमारी करेंसी है, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट को बुलाया जाता है। जर्मनी हमारी बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, यूरो इसकी करेंसी है, बुंडस्टेग इसकी पार्लियामेंट है। ईरान की जो राजधानी है तेहरान है, साथ ही इसकी जो करेंसी है रियाल है और साथ ही ईरान का जो मतलब पार्लियामेंट है वो मजसील बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट नहीं था, ओहो ये और है, बस स्वीडन तक है। इराक जो है इसकी राजधानी बगदाद है, इराकी दिनार इसकी करेंसी है, नेशनल असेंबली पार्लियामेंट को बुलाया जाता है। इजराइल जो है ये हमारा यरूशलेम इसकी राजधानी है, साथ ही न्यू स्केल इसकी करेंसी है, द नेसेट इसकी पार्लियामेंट है। जापान है हमारा, टोक्यो इसकी राजधानी है, येन इसकी करेंसी होती है। डायट, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जापान की कैपिटल देखिए टोक्यो है, करेंसी येन है और डायट इसकी पार्लियामेंट यानी कि संसद को बुलाया जाता है। वियतनाम जो हमारा हनोई इसकी राजधानी है, डोंग इसकी करेंसी है, नेशनल असेंबली इसकी पार्लियामेंट है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, डॉलर इसकी करेंसी है, कांग्रेस इसकी पार्लियामेंट है, जानते होंगे हर टाइम न्यूज में रहता है। ब्रिटेन लंदन इसकी राजधानी है, पाउंड स्टर्लिंग इसका मुझे भी नहीं पता था, ये इसकी करेंसी है, पार्लियामेंट इसकी संसद को बुलाया जाता है। स्वीडन हमारा स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, स्वीडिश क्रोना इसकी करेंसी है और रिक्स डॉग इसकी पार्लियामेंट यानी कि संसद को बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंसीज और कंट्री कैपिटल एंड उनकी पार्लियामेंट। फाइनली बात करते हैं फेस्टिवल और हमारा पीएच वैल्यूज। 2 टॉपिक बच गए हैं फटाफट। जो हमारे फेस्टिवल यानी कि स्टेट्स के त्योहार है, राज्यों के त्योहार, उनको देखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये आ चुके हैं हमारा टॉपिक। यहाँ पर हमारे सभी स्टेट्स के नाम है और साथ ही उस स्टेट का जो महत्वपूर्ण त्योहार है, उस स्टेट में जो त्योहार फेस्टिवल मनाया जाता है, वो सब ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। फटाफट लेते चलेंगे, नोट करते चलेगा, एकदम फिल्टर करके सिलेक्टेड हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख त्योहार है वो है ब्रह्मोत्सवम। नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश जो कि लोसर फेस्टिवल है। असम में हमारा भोग बिहू मनाया जाता है। बिहार का हमारा छठ पूजा बहुत ज्यादा दिवाली के बाद आती है जो। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ जिसका बस्तर दुशहरा मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में बहुत ही पॉपुलर है। सिक्स्थ है हमारा गोवा। ध्यान से देखिएगा, गोवा का कार्निवल आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी किसी छोटी क्लास में। गुजरात का है हमारा जन्माष्टमी, दिवाली बहुत पॉपुलर तरीके से वहां पर मनाया जाता है। हरियाणा में बैसाखी बहुत ही चाह से मनाया जाता है, प्रमुख त्योहार है। हिमाचल प्रदेश का हमारा महाशिवरात्रि, हिमाचल प्रदेश का लोक त्योहार आप कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर 10th देखिए, ईद उल फितर और ईद उल अजहा बहुत पॉपुलर है वहां का। झारखंड में होली मनाई जाती है। साथ ही कर्नाटक में उगाड़ी बहुत पॉपुलर त्योहार है। साथ ही केरला का जो पॉपुलर त्योहार है वो ओणम है। साथ ही हमारा मध्य प्रदेश का दिवाली है। महाराष्ट्र का गणेश चतुर्थी है। मणिपुर का हमारा वायोशांग है। साथ ही मेघालय का हमारा नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल है। मिजोरम का हमारा छपछरकुट फेस्टिवल है। छपछारकुट फेस्टिवल है। नागालैंड का हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, एक बुक थी। नेक्स्ट है उड़ीसा जिसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, राजा प्रभा, ये इसका फेस्टिवल है। साथ ही पंजाब का लोहरी है, बहुत ही चाह के मनाया जाता है। राजस्थान का हमारा गंगोर फेस्टिवल है। सिक्किम का हमारा सागा दावा है। तमिलनाडु का हमारा पोंगल है, ठीक है, राज्य त्योहार। साथ ही तेलंगाना का हमारा बोनालू है। 26 है त्रिपुरा का हमारा खर्ची पूजा है। साथ ही उत्तर प्रदेश का नवरात्रि मनाया जाता है। उत्तराखंड में हमारा गंगा दुशहरा मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में हमारा दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सभी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि पोंगल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथ ही दुर्गा पूजा के बारे में पूछा जाता है, ओणम के बारे में पूछा जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली डिस्कस करते हैं हमारे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है पीएच वैल्यूज। ये हमारा जनरल साइंस का टॉपिक हो जाता है। तो चलिए जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज, पीएच मान्स हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स फाइनली हम सुपरफास्ट मैराथन के लास्ट टॉपिक के ऊपर पहुंच चुके हैं जो कि है पीएच वैल्यूज। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी के फेज 1 में टॉपिक रिपीटेडली पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान के साथ देखेगा। लिखा भी हुआ है कि आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाने वाली सामान्य पीएच वैल्यूज। पीएच का तो मतलब आप समझते ही होंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए पहली हमारी जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, सिंपल सा एग्जाम में पूछा जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। सिरके का पीएच, विनेगर का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट है, बताने के तो बहुत हैं, 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मानव रक्त का यानी कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, 7.4 अक्सर पूछा जाता है। नींबू के रस का पीएच वैल्यू 2.4। NaCl का पीएच वैल्यू 7 होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। शराब अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है, 2.8 एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर आगे है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका है 0.2 से अगर पीएच मान कम हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, अगर ब्लड की पीएच मान कम हो जाए। 11 हमारा मानव मूत्र का पीएच मान यानी कि यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 4.8 से लेकर 8.4 के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 12 समुद्री जल यानी कि जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, क्वेश्चन अक्सर आता है, 8.5 होता है। आंसू यानी कि जो टीयर्स निकलते हैं आंखों से, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से लेकर 7.5 होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल 14 पीएच वैल्यूज जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमारे टॉपिक फिलहाल खत्म यहीं पर होते हैं, बाकी ऐसा यूनिट्स भी आती है जनरल साइंस के अंदर, आप देख लीजिएगा, बेसिक सा टॉपिक है। सोलर सिस्टम होता है हमारा,
ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सौरमंडल आप देख लीजिएगा, सिंपल सा है, बेसिक सा है। वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है यार, पता नहीं कौन कौन लोग इसे यहां तक देखेगा। आप एक काम करिए, आप यस लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए कि मैंने यहां तक देखी है, मुझे पता चले कि यार कितने लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि चैनल के ऊपर पहली बार हमने मैराथन को ही क्रिएट किया है। मैं हमेशा से मैराथन के खिलाफ रहा हूं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, काफी लोगों की इतनी भयंकर डिमांड थी, तो मैंने सोचा मैराथन यार एक क्रिएट प्रॉपर करते हैं। तो फाइनली ये हमारी मैराथन था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कितना जबरदस्त आप लोग का रेस्पॉन्स आता है यार। फटाफट वीडियो को लाइक करिए अगर आपने यहां तक देख लिया, प्लीज यार शेयर करिए ताकि मेहनत थोड़ी बहुत तो रंग लाए। अब फिलहाल 4:30 के आसपास बज चुके हैं सुबह, और रात 8 के आसपास लगातार सुबह के 4 बज गए हैं प्रेजेंटेशन देने में। और ये स्क्रिप्ट बनाई, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाई, टॉपिक्स निकाला, एनालाइज किया क्वेश्चंस पेपर को हमने, पूरी टीम ने, 4-5 लोगों की टीम ने। तो मतलब पूरा 10-12 दिन इसमें गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैराथन हमारी थोड़ी कामयाब होगी, क्योंकि सभी की तरह नहीं किया मैंने, एक ही मैराथन किया है और सब कुछ उसी के अंदर रख दिया है, ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। पसंद आए लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को दबा के, ठीक है। अगर सक्सेसफुल रहा हमारा ये मैराथन तो डेफिनेटली आगे कुछ और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।